पहला सवाल है, रंगमंच से आपका जुड़ाव कैसा? रंगमंच से मेरा जुड़ाव सबसे पहले तो एक ऑडियंस के रूप में हुआ। मैं हमारे मोहल्ले के भैया थे रामनाथ बिहारी, वो निर्माण कला मंच से जुड़े हुए थे और निर्माण कला मंच में नाटक में वो जी बजाते थे, वो जुड़े होते थे। जब भी नाटक का शो होता था निर्माण का, तो वो हम लोग को पास देते थे देखने के लिए कि नाटक देखने आओ कालिदास रंगालय में। तो मैं नाटक देखने जाया करता था। तो पहले 2-3 नाटक मैंने देखा निर्माण कला मंच का, बकरी, चश्मा ओढ़म और विदेशिया। तीनों नाटक देख के बड़ा अच्छा आकर्षक लगा, अच्छा लगा। तो उसके बाद निर्माण टूट गई, मतलब टूट के 2 ग्रुप में बट गया। तो एक ग्रुप जो निर्माण कला मंच से अलग हुआ, उसी ग्रुप ने एक नया ग्रुप फॉर्मेट करने का सोचा। तो उसी दौरान रामनाथ बिहारी जी ने कहा कि एक नया ग्रुप बन रहा है और एक नया प्ले होने वाला है, तो अगर ढूंढना चाहते हो तो जो। तो पहली बार हम लोग को SCRT के पास बुलाया गया और वहाँ उन्हीं लोगों के साथ जुड़े जिन लोगों का अभिनय मंच पर देखा करते थे विदेशिया, बकरी और चश्मा ओढ़म के दौरान, तो उन्हीं लोगों से जुड़ने का मौका मिला। तो पहला जुड़ाव मेरा रंगमंच से उसी तरह से। तो रंगमंच का जो निर्णय आपने लिया, तो आपके परिचित, आपके परिवार के लोगों ने विरोध किया या सम्मान किया, राजी हुए? बहुत आसानी से राजी तो नहीं हुए। घर में सिर्फ डर सिर्फ एक पिताजी से था, बाकी तो घर के लोगों को कोई खास मतलब था नहीं बाकी। लेकिन पिताजी का निर्णय थोड़ा था कि मतलब वो नहीं चाहते थे कि मतलब इससे हम जुड़ें। तो शुरू में उनका गुस्सा थोड़ा था, फिर लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं, मतलब वो चाहते थे कि रंगमंच न करके कुछ और ये करे, नौकरी चाकरी पढ़ाई लिखाई करे। लेकिन मेरा रुझान थोड़ा सा उस तरफ था, तो पिताजी का थोड़ा सा गुस्सा झेलना पड़ा। लेकिन तो आपका पहला नाटक कौन सा हुआ? मेरा पहला नाटक था बर्तोल ब्रेक्ट का कोकेशियन चौक सर्किल को, जिसे अनिरुद्ध पाठक ने इंसाफ का घेरा के नाम से किया था। अनिरुद्ध पाठक ने उसका रीएडेप्टेशन भी किया था और निर्देशन भी किया। तो उस समय नाटक के चयन से नाटक के मंचन तक की प्रक्रिया क्या होती थी? कितना समय लगता था? किस तरीके से चुनते थे नाटक? बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। मतलब जीवन का पहला नाटक, पहला ग्रुप, पूरी घटना मुझे याद है। जब बुलाया गया मुझे, उस समय एक वर्कशॉप टाइप का होता था। उस समय बाबा कारक यहाँ पटना में वर्कशॉप ले रहे थे, तो वो लोग वर्कशॉप दिया करते थे और जो कुछ यहाँ सीखते थे फिर वापस जाके उस वर्कशॉप में हम लोग को सिखाते थे और बताते थे। उसी दौरान तय हुआ कि कोकेशियन चौक सर्किल का हिंदी रूपांतरण होगा। ऐसे तो खड़िया का घेरा था, लेकिन इंसाफ के घेरा के नाम से, और ग्रुप का नाम भी चयन वही हुआ कि हम लोग कौन सा ग्रुप नाम बनाए। तो यूनिट थिएटर, थिएटर यूनिट, इस तरह से करके ग्रुप का नाम थिएटर यूनिट पड़ा। और बहुत मज़ेदार, मतलब पूरी प्रक्रिया 4-5 महीने हम लोग रिहर्सल किए थे। हमारा पहला नाटक का शो हुआ था 28, 29, 30, 31 दिसंबर 1991। 5-6 दिन तक लगातार? 4 दिन तक शो, और एक दिन हमारा स्टेज रिहर्सल भी हुआ था। और पूरा 5 महीना रिहर्सल का प्रक्रिया चला था। ये पटना के SCRT कैंपस में हम लोग रिहर्सल किए थे। बहुत मज़ेदार, वो ऐसा जीवन में फिर दोबारा कर नहीं पाया। तो एक यादगार घटना आप बताएं आपके रंगमंचीय जीवन की, कोई भी एक यादगार घटना जो जिसने आपके दिल पे कोई छाप छोड़ी हो। घटनाएं तो बहुत है, कोई ऐसा घटना क्या बताया। एक घटना बता सकते हैं, जो जब जैसे मतलब मैं डायरेक्शन करना शुरू किया, तो नाटक का रिहर्सल चल रहा था। मुझे ठंड से बहुत एलर्जी है, ठंड से मैं बहुत डरता हूँ। तो अपने टीम के लोगों को भी, घर में भी अपने परिवार के लोगों को मैं समझाता रहता, भैया ठंड है, ध्यान दो, थोड़ा सा कपड़े वपड़े पहन के रहा करो। एक नाटक का रिहर्सल कर रहा था, बल्लभपुर की रूप का था मुझे। तो उस नाटक में एक लड़की थी संजना, राजा बाजार से आती थी। कपड़ा वपड़ा थोड़ा यही कही कि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी था थोड़ा सा, बहुत जैकेट वैकेट नहीं था। तो उसको समझाते थे, देखो ऑटो से आती हो, ठंड का समय है, थोड़ा 1-2 कपड़ा ज़्यादा पहन लिया करो, रिहर्सल में आती हो। नहीं सर कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नए लोग समझते कहाँ थे, युवा लोग समझते नहीं, हम लोग थोड़ा ज़्यादा समझते थे। तो समझाते थे डेली, पूरी टीम को, सबको समझाते थे। उस दिन क्या हुआ, शो था, और शो के दिन स्टेज रिहर्सल हम लोग करते हैं शो के पहले। स्टेज रिहर्सल के पहले वो आई तो उसको कोल्ड डिहाइड्रेशन शुरू हो गया। कोल्ड डिहाइड्रेशन शुरू हो गया तो मैं तो एकदम से डर गया कि अरे यार शाम में शो है और लीड एक्ट्रेस है और इस तरह का प्रॉब्लम हुआ। तो कुछ
मेरी समझ में नहीं आता। एक अचानक मन में आया कि शो कैंसिल कर दूँ। फिर लगा शो के दिन शो कैंसिल करना थोड़ा सा बस हनुमान बन के एक मित्र थे विजय पांडे, वो आए, बोले क्या प्रॉब्लम है बताएं। बोले ऐसा ऐसा, तो आप चिंता मत कीजिए। एक डॉक्टर कंपाउंडर टाइप के थे, वो जानते थे कुछ, उनको लाए, वो देखे उके, उसके बाद 2 इंजेक्शन वो दिए। बोले कि चिंता मत कीजिए, तो ये अभी सो जाएगी, सो के जब उठेगी तो इसको गीला चावल खिलाइएगा और फिर ठीक हो जाएगा। और सच में वैसा ही हुआ, 2 इंजेक्शन लगा उसको। कालिदास रंगाले के रूम में सोई, करीब 1-1.5 घंटा सोई। उसके बाद उठी तो मैंने कहा कि बाबू शो कैंसिल करते हैं। तो नहीं भैया शो कैंसिल मत कीजिए, शो हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मेरा तबीयत ठीक है। फिर गीला चावल उसको दिया गया और शो हुआ। वो एक घटना मुझे जीवन भर याद रहेगा। मैं सैल्यूट उस लड़की को, और मैं सैल्यूट अपनी पूरी टीम को हमेशा करता हूँ कि जिनकी बदौलत हम डायरेक्टर बन पाते हैं, हम नाटक कर पाते हैं। तो आपके द्वारा किए हुए या देखे हुए किस नाटक या किस मंचन ने आपको बहुत प्रभावित किया? किसी भी नाटक या आपके द्वारा किया हुआ? देखिए, नाटक तो जितना भी नाटक ग्रुप वर्क हो, चाहे मेरे डायरेक्शन में हो या जिसमें मैंने एक्टिंग किया हो, ग्रुप वर्क होता है, ग्रुप में नाटक होता है। सबसे ज़्यादा आकर्षित मुझे किया, मैंने जो सोलो नाटक किया ना, 1.5 इंच ऊपर, 1.5 इंच ऊपर, निर्मल वर्मा का 1.5 इंच ऊपर जो सोलो मैंने किया, वो एक अद्भुत अनुभव। बाकी नाटक तो ठीक है, आप 20 लोग 25 लोगों के साथ गा लीजिए, नाच लीजिए, एक्टिंग कर लीजिए, लेकिन सोलो थोड़ा भारी है, थोड़ा मतलब रिस्की है। 1 घंटे का नाटक, वो बड़े बड़े डायलॉग याद करना, कुछ दिन तक तो सिर्फ पागल की तरह डायलॉग ही याद करता रहता था। तो जहाँ भी बैठे, अगर चाय दुकान पर बैठे तो बगल वाले को बोले कि स्क्रिप्ट पकड़िए और देखिए हमको याद है कि नहीं। जो भी मित्र मिल जाए उसको बोलते थे अच्छा स्क्रिप्ट पकड़ो जरा, देखो मुझे याद है कि नहीं। और मैं बोलता था, वो मतलब पागल की तरह कई पढ़ लो कह के अरे यार क्या, बोले भैया ज़रूरी है। और उसके कई सारे शोज़ मैंने किए और मज़ा आता है जब पिन ड्रॉप साइलेंस, आप ऑडियंस आपके सोलो नाटक को देखती है और बाद में उसको अप्रिशिएट करती है, तो वो मज़ेदार है मेरे। तो इसको दोबारा करने की भी इच्छा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको मैं करूँगा। रंगमंच के क्षेत्र में आपके आदर्श कौन है या कौन थे, जो भी हो, और क्यों? देखिए, जैसे एक आम आदमी के आदर्श बड़े बड़े लोग हो सकते हैं, होते भी हैं। मेरे भी आदर्श बड़े नाम वाले लोगों को मैं जानता हूँ, लेकिन सच में आदर्श अगर कोई होता है तो या तो आपके घर के पिता या आपके गुरु। तो मेरे आदर्श अच्छे हो बुरे हो जो भी हो, 2 लोग तो ज़्यादा हैं। एक जिनके साथ मैंने पहला नाटक, जिनके निर्देशन में मैंने पहला नाटक किया, अनिरुद्ध पाठक, और दूसरा मेरे गुरु वो भी हैं संजय सुर। तो मैं 2 लोगों को अपने जीवन में बहुत आदर्श मानता हूँ, हमेशा इनको फॉलो करता हूँ। यदि आप रंगकर्मी न होते तो क्या? अपराधी होता, अच्छा, और बहुत बुरा और बहुत बड़ा अपराधी होता, क्योंकि जिस माहौल में मैं रहा हूँ, जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ मेरे जीवन में गुजरी हैं, तो एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पे रंगमंच ने मुझे सहारा दिया। वो बिल्कुल मेरा उम्र मतलब 19-20 का उम्र समझ लीजिए, और उस वक्त लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आ गए थे मेरे जो मतलब अपराध की ओर कह लीजिए कि शायद मैं अग्रसर हो जाता, या मैं हो गई थी शुरुआत। अगर रंगमंच ना मिला होता, रंगमंच की शुरुआत ना हुई थी, तो सच में मैं अपराधी होता। और रंगमंच को मैं सैल्यूट करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ कि इन्होंने मुझे मतलब उस गलत रास्ते की तरफ जाने से रोक दिया। आपके मुताबिक समाज में रंगमंच की क्या उपयोगिता है? बहुत बड़ी उपयोगिता है। रंगमंच आपको सब कुछ देता है, बशर्ते लेने पे। आप लेते क्या है, आप ऑब्जर्व क्या करते हैं। रंगमंच ने मुझे जो दिया व्यक्तिगत तौर पे, मेरे गुरु ने पहला नाटक जब मैंने शुरुआत किया पूर्वाभ्यास, तो चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उठना सिखाया, बैठना सिखाया, कपड़े पहनने का ढंग सिखाया, बाल रखने का ढंग सिखाया, ढंग से बात करने का, बॉडी लैंग्वेज सिखाया, सब कुछ। मतलब वो रंगमंच के पहले और रंगमंच के बाद का जीवन में मेरे बहुत अंतर। तो रंगमंच ने मुझे ये दिया। आपके अनुसार एक रंगकर्मी में किन गुणों का होना आवश्यक, अनिवार्य? देखिए, एक आम आदमी, हर आदमी का एक आम आदमी का एक चरित्र होता है। रिक्शा वाला हो या ठेला वाला हो या चाय वाला हो या टिकट ब्लैक करने वाला हो या बड़ा अधिकारी हो या
कोई भी हो, हर आदमी का एक कैरेक्टर, एक चरित्र होता है। और रंगकर्मी का एक अलग चरित्र होना चाहिए, एक अलग बातचीत की क्वालिटी होना चाहिए। आपके बॉडी लैंग्वेज से पता चलना चाहिए कि आप हैं, जानकार हैं, रंगकर्मी हैं, पढ़े लिखे हैं, नाटक करते हैं, आप कई तरह के चरित्र जीते हैं, आप अभिनय करते हैं, आप निर्देशन करते हैं। पता चलना चाहिए आपके सादगी से, आपके बात विचार से, आपके बात करने के तरीके से पता चलना चाहिए, तभी शायद हम एक रंगकर्मी कहलाएंगे। नहीं तो अगर एक आम आदमी की तरह हम भी वो आम आदमी वाले सारे गुण अगर हम में भी हैं, तो फिर हमें रंगकर्मी होने का कहलाने का कोई अधिकार नहीं। जब आपने शुरुआत की थी तब और आज, इन दोनों समय में रंगमंच में क्या मुख्य अंतर देखते हैं? रंगमंच कितना बदला है? बहुत बहुत इस रूप में कि आज सुविधाएं बहुत, हाँ, पहले सुविधाएं नहीं थी, तो मैं उसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। बिना सुविधा के जो नाटक हम लोग कर गए, कर चुके हैं, आज तो मतलब सोशल मीडिया है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, छोटा छोटा चीज़ कर रहे हैं लोग और व्हाट्सएप पे डाल दे रहे हैं, बड़ा बड़ा बना के बड़े बड़े कोडिंग डाल रहे हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। हमारे समय में सुविधा नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं था, इंस्टा नहीं था, फेसबुक नहीं था, यूट्यूब नहीं था, और हम नाटक करते थे और अच्छा करते थे। और एकाध जैसे फोल्डर में नाम छपता था तो फोल्डर देखने के लिए मतलब लालायित रहते थे, फोल्डर में नाम देखे कहाँ लिखा हुआ है राजेश राजा। अगर अखबार में समीक्षा छप गई, जैसे हमारे पहले नाटक का इंसाफ का घेरा का समीक्षा ऋषिकेश सुलभ सर ने लिखा था, तो वो आज भी मैं रखा हूँ। अच्छा, अभी ऋषिकेश सुलभ सर ने मुझसे मांगा कि अगर वो तुम्हारे पास है तो उसका फोटो खींच के जरा मुझे भेजना, तो मैंने उनको भेजा व्हाट्सएप पर। वो आज भी मेरे पास है, तो इतना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, क्योंकि अखबार में हमारा नाम छपा हुआ था। आज मैं ये नहीं कहता हूँ कि सोशल साइट पे ये सब चीज़ें डालना बुरा है, बुरा नहीं है, लेकिन भाई करो तब डालो। कुछ लोग क्या है कि करते कुछ नहीं, दिखाते बहुत ज़्यादा है, तो उससे बड़ी व्यक्तिगत मेरी मतलब मुझे समस्या है। करो, तपाओ अपने आप को। आज 1990-91 से मतलब 34 साल हो गया, 35 साल तपाए हैं, तब आज अपने आप को कहते हैं कि हाँ मैं अभिनेता हूँ, हाँ मैं निर्देशक हूँ। तो आप भी भैया करो, तपाओ, बन जाओ जितना बनो। बिल्कुल। तो अब अंतिम सवाल, नए रंगकर्मियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो थोड़ा सीनियर्स को रिगार्ड देना सीखो। बाप है तो बाप को बाप मानना सीखो। हाँ, हमसे 24 घंटा पहले अगर कोई पैदा हुआ है तो हमसे 24 घंटा पहले उन्होंने दुनिया देखी है, बिल्कुल। तो हमें वो समझना होगा, हमें स्वीकार करना होगा। लोग स्वीकार नहीं कर पाते। अगर मैं IAS अफसर हूँ और हमारा पिता 4th ग्रेड कर्मचारी है, तो वो बाप ही कहलाए। हाँ, बिल्कुल। हमारे पदोन्नति हो जाने से बाप बेटा बाप नहीं हो जाएगा और बाप बेटा नहीं हो जाएगा, तो ये स्वीकार करना।